में पढ़ा रहे थे नहीं। अल्फा हाइड्रोजन कुछ डेफिनेशन लिखवाई थी। ठीक। तो एक ऐसा कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हो, मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हो, या फिर एक्टिव सेंटर से जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अब उस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। और उस अल्फा कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। ठीक है। बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उनको बीटा हाइड्रोजन। और अगर बीटा कार्बन से कोई कार्बन जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे? गामा कार्बन। ठीक है। अल्फा वाले को नहीं, गामा कार्बन। और गामा से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा गामा हाइड्रोजन, फिर गामा से जो कार्बन जुड़ा होगा उसको डेल्टा कार्बन, फिर सिग्मा कार्बन, फिर ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है। अपने को खाली गामा कार्बन तक जानना है। ठीक। डेफिनेशन लिखवाए थे या नहीं लिखवाए थे? कितना लिखवाया था मैंने? कार्बन डायरेक्टली अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और एक्टिव सेंटर। और एक्टिव सेंटर। एक्टिव सेंटर से क्या मतलब है? एक ऐसा सेंटर जो मतलब इस पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, या फ्री रेडिकल हो, उसको हम लोग एक्टिव सेंटर की कैटेगरी में रखते हैं। तो जैसे ये कंपाउंड है, इसमें अ, कितने अल्फा कार्बन है? एक अल्फा कार्बन है। हाइड्रोजन कितने अल्फा? तीन अल्फा हाइड्रोजन। तो अगर मैं यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं ऐसा, अगर मैं इसको डिलोकलाइज करूं ऐसे, या फिर मैं इसको डिलोकलाइज करूं, इस टाइप से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं? गिन के देख। एक भी नहीं। क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। रेजोनेंस में कौन से इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं? पाई। यहाँ पे किसको डिलोकलाइज कर रहे हैं? सिग्मा को। देख रहा है? और रेजोनेंस में ऐसा कोई एटम हवा में टंगा रहता है क्या? जैसे अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं है ये, है ना? ये इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम लोग हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर? लिखो। यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं? सिग्मा। पार्शियली शिफ्ट हो रहा है, कंप्लीटली अपने मन शिफ्ट हो रहा है किसी के आने की वजह से? तो परमानेंट इफेक्ट होगा कि टेम्परेरी? परमानेंट इफेक्ट होगा। ठीक है। कुछ लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब पुरानी क्लासेस में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। देखो, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट शिफ्टिंग ऑफ, हाँ, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन, कॉमा, हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट, और एच इफेक्ट। उसके नीचे लिखो, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। अगला लिखो, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर is always equal to n plus 1। n प्लस वन। यहाँ पे n कौन सा क्वांटम नंबर है? क्वांटम नंबर नहीं है बे, है ना? n नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन।
where n is number of alpha hydrogen. जल्दी से इसको छापो. थर्ड क्लास किसकी है? ठीक है. क्योंकि ये क्लास काफ़ी लेट स्टार्ट हुई है तो थोड़ा सा स्ट्रेच होगी. लिख लिया. लिखो टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट. टाइप्स ऑफ हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट. पहला लिखो माइनस एच इफेक्ट. माइनस एच. माइनस का मतलब क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना कि डोनेट करना? विड्रॉ करना. और एच का मतलब क्या है? हाइपर कंजुगेशन. तो जहां भी हाइपर कंजुगेशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा उसको हम कौन सा इफेक्ट बोलेंगे? माइनस एच इफेक्ट. ठीक है. जैसे ये देखो, ये एक नेगेटिव चार्ज है. ये इधर अगर डिलोकलाइज हो और ये वाला बॉन्ड टूटे, और ऐसे ही कितने और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? दो और बने. ठीक है. दिख रहा है? बना लोगे ना? यहाँ पर ये जो CF3 है, तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है कि डोनेट कर रहा है? देख ले. CF3, ये CF3 क्या कर रहा है? उधर से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है ना? और ये कौन से इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है? हाइपर कंजुगेशन से विड्रॉ कर रहा है कि रेजोनेंस से विड्रॉ कर रहा है? तो यहाँ पर ये कौन सा इफेक्ट लग रहा है? माइनस एच इफेक्ट. लिखो. माइनस एच इफेक्ट में इफ इलेक्ट्रॉन्स आर विड्रॉन बाय हाइपर कंजुगेशन, if electrons are withdrawn by hyperconjugation, it is called minus H effect. और ये फोटो बना लेना और आगे के दो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी बना लेना अपने मन से.
तो अपने मन से प्लस एच इफेक्ट की डेफिनेशन लिख सकते हो क्या? लिखो। हाँ हाँ, उनको हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे। बस 1 मिनट रुक जा, ये इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुझे दूंगा, ठीक है? 2 मिनट रुक जा। कर लिया वे? तो प्लस एच इफेक्ट का डेफिनेशन लिख लिया होगा तुम लोगों ने। क्या लिखा? इफ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय हाइपर कंजुगेशन इट इज कॉल्ड क्या? प्लस एच इफेक्ट। और इससे जस्ट ऊपर जो फोटो बनाया है उसमें देखो, जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है कि डोनेट कर रहा है? CH3 डोनेट कर रहा है, दिख रहा है? अरे दिख रहा है ना? और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस एच इफेक्ट। लिखो उसी के जस्ट नीचे, दिस इफेक्ट इज जनरली कॉल्ड हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। अब ये चीज़ मुझे कभी समझ में नहीं आती, पता नहीं क्यों। 11th 12th के सिलेबस में प्लस एच इफेक्ट है, पर माइनस एच इफेक्ट नहीं है, ठीक है? माइनस एच इफेक्ट सिलेबस से बाहर, ठीक है? गलत नहीं है, सिलेबस से ही बाहर। तो अगर माइनस एच इफेक्ट सिलेबस से बाहर होगा तो आज के बाद से जब भी मैं बोलूँगा हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट तो ऑटोमेटिकली उसका मतलब क्या होगा? प्लस एच इफेक्ट ही होगा, ठीक है? अगर मैं जब भी बोलूँगा हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट ना, तो कभी ये नहीं सोचना है कि माइनस एच बोल रहे हैं कि प्लस एच बोल रहे हैं। ऑटोमेटिकली वो कौन सा इफेक्ट में कंसिडर हो जाएगा? प्लस एच। क्योंकि माइनस एच इफेक्ट सिलेबस में नहीं है, तो पढ़ा क्यों रहे? माइनस एच इफेक्ट सिलेबस में नहीं है तो माइनस एच इफेक्ट सिलेबस में नहीं है, पर माइनस एच इफेक्ट का इफेक्ट सिलेबस के अंदर, तो बिना माइनस हाइपर कंजुगेशन का नाम लिए वो इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं जिसमें कि माइनस एच इफेक्ट लगे, बस उसका नाम नहीं लेना होगा। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? वो बोलेंगे नहीं पर क्वेश्चन वो जरूर दे देंगे, और ऐसा कई बार किया इन्होंने। तो इनका नाम नीट ना रख के नीच रख देना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता। पर खैर अब रख दे रहे हैं तो रख दे रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं, ठीक है? तो क्योंकि माइनस एच इफेक्ट सिलेबस में नहीं है, तो वो वाली जो लाइन है कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इज ऑलवेज इक्वल टू n+1, जहाँ पे n क्या है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये तभी तक वैलिड है जब 11th 12th में हम लोग और माइनस एच इफेक्ट सिलेबस से बाहर। जैसे ही माइनस एच इफेक्ट सिलेबस के अंदर आता है तो वो जो लाइन है वो ऑब्वियसली इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर में, इस वाले में कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे थे? 4। और कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक भी नहीं, ठीक है? तो वो लाइन सिर्फ तभी तक वैलिड है जब तक कि हम प्लस एच इफेक्ट पढ़ रहे हैं, या 11th 12th में, ठीक है ना? क्या पूछ रहा था? ठीक, लिखो इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन। अब मैंने इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन बोला, इसका मतलब है कि मैं बस सिर्फ प्लस एच इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, माइनस एच इफेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो पहला लिखेंगे ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, ध्यान से सुनना, अगर अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो चार्ज का डिलोकलाइजेशन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। और चार्ज का डिलोकलाइजेशन ज़्यादा होगा तो जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है? इसका मतलब इनडायरेक्टली हम ये भी बोल सकते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन
stability of carbocation increase with number of alpha hydrogen, with number of alpha hydrogen. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। हाइपर कंजुगेशन में ऑलवेज नहीं लिखवाया ना, तो फिर अपने मन से ऑलवेज क्यों लिख रहे हो? नहीं लिखवाया ना ऑलवेज। क्या लिखवाया मैंने? स्टेबिलिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज विद नंबर ऑफ अल्फा, सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीज विद नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। यही तो लिखवाया, जनरली तो नहीं लिखवाया कि ऑलवेज लिखवाया। नहीं लिखवाया तो फिर जबरदस्ती का अपने मन से ऑलवेज क्यों ऐड कर रहा हूँ? ठीक है, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन। कुछ कार्बोकेटायन बना रहे हैं, तुम्हें उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, रेजोनेंस में कौन सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है? पाई। और हाइपर कंजुगेशन में कौन शिफ्ट होता है? और दोनों में कंप्लीटली शिफ्ट होता है कि पार्शियली पे? तो कौन सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करना आसान है? पाई वाला। तो कौन सा इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा, रेजोनेंस की हाइपर कंजुगेशन? रेजोनेंस, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं और सिग्मा इलेक्ट्रॉन उतना इजीली मूव नहीं करते। तो अगर कहीं कॉन्ट्राडिक्शन होगा रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में, तो किसकी बात मानी जाएगी? रेजोनेंस। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। पहले पहला वाला करेंगे।
मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। एक क्वेश्चन का क्या? वो लगा लो अपने मन से, जहां सुटेबल लगता है वहीं लगा लो। अरे यार, और कहीं रह गया? हाँ हाँ, थर्ड के थर्ड में भी पॉजिटिव। स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा हो गया था तो इसलिए ऐसा करता है, कलर चेंज कर देता। अरे अभी दिख रहा है क्या? ये वाला कार्बन ब्लैक करते हैं। आप सही है, करो जल्दी से। यहाँ चिकन का कुर्ती बेच रहे हैं कि उसी में कलर ऑप्शन दिखाओ इसी में। पहला वाला तो सबने कर लिया होगा। अल्फा हाइड्रोजन गिनते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में, कि पहले वाले क्वेश्चन के पहले वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? हैं? दूसरे वाले में कितने हैं? 3। इसमें 6 और इसमें 9। दिख रहा है ना बे सबको? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी क्या होती है? बढ़ती है। सबसे ज़्यादा स्टेबल फोर्थ, फिर कौन सा? थर्ड, फिर 2 और फिर 1। ये ऑर्डर आएगा। ये ऑर्डर कितने लोग अपने मन से सही से लिख पाए थे? बहुत ही आसान सा था। और कुछ लोग इसको याद भी करते हैं कि जो टर्शरी वाला कार्बोकेटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन क्या बे? सेकेंडरी और फिर क्या? प्राइमरी। और सबसे कम स्टेबल कौन सा है? मिथाइल वाला। याद है कि नहीं याद है तुम्हें? एकदम गलत। हमेशा काम नहीं करता। जनरली ट्रू है वो वाला ऑर्डर, ठीक है। हमेशा वो काम नहीं करे। अल्फा हाइड्रोजन वाला मोस्ट ऑफ टाइम सही रहता, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी से करोगे या अल्फा हाइड्रोजन से करोगे? हमेशा अल्फा हाइड्रोजन से करोगे, ठीक है। यहाँ देखो, कितने अल्फा हाइड्रोजन है बे? 3। यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ कितने हैं? और यहाँ पर 0, एक भी नहीं है।
अच्छा, पर एक चीज देखो, आगे जाने से जो ग्रुप्स है वो बड़े होते जा रहे हैं, नहीं? तो उनका जो प्लस आई इफेक्ट है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो प्लस आई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, घटाता है? बढ़ाता है। प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो आगे जाने से अगर इंडक्टिव की बात मानी जाए तो स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। पर हाइपर कंजुगेशन की बात माने तो स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। तो अब सवाल यह है कि बात किसकी मानी जाएगी? तो इंडक्टिव में कौन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं? सिग्मा। और हाइपर कंजुगेशन में? अरे यहाँ दोनों हिसाब किताब बराबर हो गया। इंडक्टिव में कंप्लीट शिफ्टिंग होती है कि पार्शियल? और हाइपर कंजुगेशन में? तो टेक्निकली कौन स्ट्रॉन्गर इफेक्ट बनेगा? हाइपर कंजुगेशन। तो अगर इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन में कॉन्ट्रोडिक्शन होगा तो किसकी बात मानी जाएगी? हाइपर कंजुगेशन की। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट, फिर ये ऑर्डर है। ये ऑर्डर अपने मन से कितने लोग सही से लिख पाए थे? अब इसमें सब हाथ नहीं उठा रहे यार। तू बे थोड़ा सा गलत कर दिया। जस्ट उल्टा नहीं, जस्ट उल्टा थोड़ा सा गलत होता है। अगला करो। अगला वाला आई होप किसी ने ऑर्डर नहीं लिखा होगा, पर जल्दी से करें। कर लिया होगा। अल्फा हाइड्रोजन गिनते हैं, कलर थोड़ा डिफरेंट ले लेता हूँ। कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे? 3 दिख रहा है। यहाँ कितने हैं? 2 है, 5 है पे? 2 है। यहाँ कितने हैं? अरे, और यहाँ कितने हैं? 4। अच्छा, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? थर्ड वाला। फिर कौन सा? फोर्थ। फिर फर्स्ट, और फिर सबसे लास्ट में सेकंड है। दिख रहा है। इंडक्टिव की बात नहीं करोगे। हाँ, CS3 में इंडक्टिव कम लगेगा, C2H5 का इंडक्टिव ज़्यादा लगेगा। इंडक्टिव के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड में कौन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था? सेकंड वाला। पर हाइपर कंजुगेशन के हिसाब से कौन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए? फर्स्ट वाला। तो किसकी बात मानोगे? हाइपर कंजुगेशन। तो इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कौन है? रेजोनेंस। फिर कौन सा? और फिर इंडक्टिव, एक्सेप्ट हैलोजन। वो बात बोलना। ठीक है। यहाँ देखते हैं। बाय द वे, ये ऑर्डर कितने लोग पूरा सही से लिख पाए अपने मन से? अब इसमें सीधा सीधा नहीं है, 1 2 3 4 4 3 2 1 नहीं है तो गलत कर दिए। नहीं,
हमेशा सीधा सीधा देंगे क्या? और कितने लोग थोड़ा सा गलत किया, मतलब एक इधर उधर कर दिया, क्या थोड़ा सा? तू बे, ओके, यूट्यूब रूटस, सॉरी, मतलब तू भी। अगला वाला देखते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है। ये वाला देखते हैं, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है बे? 3। ये वाला कितने इसमें? 6। इसमें है? गिनने आता है तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन? इसमें तो बहुत अल्फा हाइड्रोजन है यार, कितने सब जोड़ जड़ के? 3। और इसमें कितने हैं? 0। दिख रहा है? कितने लोग अल्फा हाइड्रोजन गलत गिने, वो हाथ उठाओ, या नहीं गिन पाए। हाथ उठाओ, पहले अल्फा हाइड्रोजन गिनना सीखा? अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं गिन पा रहे? मिस्टेक्स हमेशा सिली ही होता है, इंटेलिजेंट मिस्टेक कहाँ होता है? सिली मिस्टेक किया। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सेकंड। अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और अल्फा हाइड्रोजन बराबर हो जाएगा तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? ऐसा कहाँ लिखवा है मैंने? तो थर्ड और फोर्थ में थर्ड और फर्स्ट में अल्फा हाइड्रोजन बराबर हो गया। तो अब स्टेबिलिटी को बताने के लिए किससे बताएंगे? प्लस आई से। तो किस में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस आई लग रहा है? थर्ड में 3 ग्रुप है बड़े बड़े, ये प्लस आई लगा रहा है, यहाँ एक छोटा सा ग्रुप। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? थर्ड वाला। फिर फर्स्ट, और सबसे लास्ट में फोर्थ। और अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो फोर्थ और फर्स्ट में कौन ज़्यादा स्टेबल है? फर्स्ट। लेकिन फोर्थ और फर्स्ट में कौन सेकेंडरी है? सेकेंडरी कौन है बे? तो फर्स्ट वाला प्राइमरी है, प्राइमरी कार्बोकेटायन, और फोर्थ वाला क्या है बे? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? पर यहाँ कौन ज़्यादा स्टेबल है? प्राइमरी। ठीक है। अच्छा, सेकंड और थर्ड में देखो, सेकंड वाला सेकेंडरी है और थर्ड वाला टर्शरी। दिख रहा है ना? सेकेंडरी और टर्शरी में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? टर्शरी। पर यहाँ कौन ज़्यादा स्टेबल है? सेकेंडरी। वो जो ऊपर लिखवाए ना वो ऑर्डर, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन मिथाइल, ये हमेशा सही नहीं होता है। और कुछ लोग उसी को एकदम याद करके बैठे रहते, है ना? हमेशा सही नहीं है वो। ठीक। हमेशा क्या, अभी मैं ऐसे बना दूंगा सारे ही गलत, हर केस में गलत ही होगा वो वाला। ठीक है। तो उसको याद नहीं रखेंगे जो ऊपर लिखा, मिटा दूं? जनरली ट्रू है वो, वहाँ जनरली लिख लेना। 50 to 60% केस में सही रहता। कितने लोग ये ऑर्डर सही से लिख पाए थे अपने मन से? सब हाथ नहीं उठा रहे। जैसे थोड़ा बहुत ना रैंडम ऑर्डर आता है वहां पे गलत कर दे, सीधा सीधा ऑर्डर रहता है 1 2 3 4 4 3 2 1, तो सब सही करते हैं। जैसे थोड़ा 3 2 1 4 होता है, 4 3 2 1 होता है, तो नहीं कर पाते। 4 2 3 1, ये क्या है? 2 3 1 4, ये तो इमेजिन भी नहीं करेंगे, इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एकदम लास्ट में आएगा। अगला वाला किए हो? अगले वाले में तो हाइड्रोजन ही नहीं है बे। है? कितने हाइड्रोजन है यहाँ पहले वाले में? 1। ये दूसरे वाले में 7, और तीसरे वाले में 3, चौथे वाले में 4, और पांचवे में भी 4 ही। 4 ही? नहीं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सेकंड। और सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट। ये तो समझ में आ रहा है ना सबको? अच्छा, 5 और 4 में, अच्छा, फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? थर्ड वाला। दिख रहा है? फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? थर्ड वाला। फोर्थ और फिफ्थ में देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बराबर हो गए,
अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं तो स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा। घटती कौन बोला अबे? बढ़ती बोला इसने? अच्छा मैंने टोपी लगा रखा है ना, इसलिए फिल्टर होके वो उल्टा हो जा रहा। नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन बराबर होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी? तो स्टेबिलिटी डिटरमाइन होगी इंडक्टिव इफेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें यहाँ CH3 लगा हुआ है और इसमें यहाँ CH3 लगा है। कौन सा CH3 ज़्यादा प्लस आई लगाएगा? लगाएगा तो दोनों ही CH3 इक्वल ही, लेकिन कहाँ पर CH3 का प्लस आई ज़्यादा पहुँचेगा? फोर्थ में। तो ये स्टेबिलिटी को क्या करेगा? ज़्यादा बढ़ा। कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? फोर्थ वाला। तकलीफ में तो नहीं हो? ये कितने लोग सही सही कर पाए थे अपने मन से? संख्या इज नेग्लिजिबल। हाँ हाँ दिखता है, ये वाइड एंगल लेंस है इधर। 360 कहाँ से? तुम मुझे जिराफ समझ रखे हो? हैं? 360 डिग्री घूमता, आगे का ही दिखता है बस इतना, जितना एक नॉर्मल ह्यूमन को दिखता। 180 नहीं है, 160। वो इतना ही होता है। उसमें टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोग ये सारे क्वेश्चन सही से किए थे? और इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसमें खाली अल्फा हाइड्रोजन गिन के अल्फा हाइड्रोजन का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था। और अल्फा हाइड्रोजन तो गिनने आता है ना, तो लोगों को आता है ना बे? अच्छा, लिखो। अगला इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ऑन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। एल्कीन की स्टेबिलिटी पे हाइपर कंजुगेशन कैसे काम करता है? लिखो। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन ऑल्सो इंक्रीज। Stability of alkene also increase with number of alpha hydrogen. With number of alpha hydrogen. एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। Write the decreasing order of stability of following alkene। कुछ एल्कीन बना रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना। करो।
ऊपर गलत कर लिया होगा ना वे। कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, देख के बताओ। तो जो कार्बन डबल बॉन्ड बना है ना, वो अल्फा कार्बन नहीं होता, उससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है। तो यहाँ एक भी अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ कितने हैं? 3। यहाँ कितने पे? 6। यहाँ पे और यहाँ पे 12। सबसे ज़्यादा स्टेबल 5। चौथा कहाँ है? 4, 3। ये ऑर्डर है। 5 एल्किन बनाए थे, ये एक को छोड़ दिए होंगे, चौथा बता रहा। अच्छा देखो, एग्जाम में ना जरूरी नहीं कि हर बार स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछे। कभी कभी क्या होता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी पूछ देता है। ठीक है। और ऐसे में अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछेगा तो इसका इसी स्टेबिलिटी का ऑर्डर का जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये समझ में आता है ना सबको? ठीक। पर कभी कभी एग्जाम में स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी छोड़ के एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर पूछ देता है। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन किसको फॉलो करेगा, रिएक्टिविटी के ऑर्डर को या स्टेबिलिटी के ऑर्डर को? तो इससे पहले कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताया जाए, अपने को ये पहले जानना होगा कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है। ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोगों को कोई भी आइडिया है कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? आधा हाथ उठा रही है, मतलब तुझे बस ये पता है कि कौन से चैप्टर में पढ़ा है, वो भी नहीं पता है। बताना नहीं चाहते मतलब? वो नहीं बताएगा मतलब पता है पर बताएंगे नहीं, तो फिर पता होने का कोई मतलब है नहीं। है ना? ये तो ऐसे ही है कि हमको इलाज पता तो है इसका, लेकिन मैं नहीं करूंगा। नहीं, कैसा डॉक्टर बनेगी रे तू? पेशेंट के साथ ऐसा मत करना, बहुत मारते हैं सब। हाँ, बैठ जा, तुरंत बैठ जा, अभी अभी बैठ। बैठ। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। तू ये बता, हाइड्रोजनेशन क्या होता है? वो तो तू रहने दे, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन तो बहुत दूर की बात। हाइड्रोजनेशन बता क्या होता है। जब तुझे हाइड्रोजनेशन नहीं पता तो तू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे बता रहा है? कितने लोग को हाइड्रोजनेशन के बारे में पता है? बात तुझे तो पता होगा पर बताएगी नहीं तो ठीक है। अरे नाम में ही लिखा हुआ है हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। रिएक्शन के नाम से समझ में आता है कि रिएक्शन क्या हो रही है। जैसे अगर कहीं ऑक्सीडेशन लिखा हो, इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन से रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है ना। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन, हेलोजनेशन मतलब हेलोजन से रिएक्शन, हाइड्रो हेलोजनेशन मतलब हाइड्रोजन हेलोजन दोनों से रिएक्शन, HX से रिएक्शन। हाइड्रेशन मतलब वाटर का एडिशन, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल, डिहाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल, डिहेलोजनेशन मतलब हेलोजन का रिमूवल, डिहाइड्रोहेलोजनेशन मतलब HX का रिमूवल। ये नाम से नहीं समझ में आता कि ये रिएक्शन में क्या हो रहा है। ओजोनसिस मतलब ओजोन से रिएक्शन, सल्फोनेशन मतलब सल्फोनेशन का एडिशन, है ना, सल्फोनिक ग्रुप का एडिशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एडिशन, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिमूवल। ये सब बताएंगे क्या अभी? अंग्रेजी सिखाएं? यस सर। हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का एडिशन। जहां भी हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो रिएक्शन को अपन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और उस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होती है उसको हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। अब हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज होती है? कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, एल्कीन या एल्केन? एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है, एल्केन ज़्यादा स्टेबल होता है।
ठीक है। और ये भी बताया हाइड्रोजन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन हमेशा ही नेगेटिव क्वांटिटी होती है, हमेशा हीट रिलीज होता है उसमें। थर्मोडायनेमिक्स का नोट्स लेके आया हो? आगे पढ़ते रहते पीछे हम भूलते जाते हो क्या तो लोग, पता चल रहा है मुझे। कोई बात, मुझे पता है तुम लोग भूल गए हो, इसीलिए ये सब रिवाइज करा। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन एक हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी होती है, ठीक है, उसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। तो अगर कोई एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? कम। तो वो जल्दी रिएक्ट करेगा कि लेट रिएक्ट करेगा? लेट रिएक्ट करेगा, क्योंकि एनर्जी कम है ना, रिएक्शन होगी ऐसे। तो मान ले कि एक एल्कीन ए है और ये एक एल्कीन बी है, ये समझ में आ रहा है ना, ये पहाड़ जैसा क्या बना दिया? एक्टिवेशन एनर्जी। ए और बी में किसकी एनर्जी ज्यादा है? ए की। और ए और बी में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? बी की। दिख रहा है? ए और बी में किसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है? हाँ? ए और, अरे ए कहाँ गया? ए और बी में किसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है? ए के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है, बी के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा। एक्टिवेशन एनर्जी पता है ना? थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके लिए ज्यादा है? दोनों के लिए बराबर है। पर एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए ज्यादा है? बी के लिए ज्यादा है। अब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? कम होता है। तो इन दोनों में से कौन स्लो रिएक्ट करेगा? बी। कौन फास्ट रिएक्ट करेगा? ए। और होना भी चाहिए, जो ज्यादा स्टेबल होता है वो जल्दी रिएक्ट करता है कि जो कम स्टेबल होता है वो जल्दी रिएक्ट करता है? जो ज्यादा स्टेबल होता है वो जल्दी रिएक्ट करता है। चुप रहा कर, पीछे बैठा कर। अच्छा अच्छा, मेरा भुलवा देते हैं यार ये सब। इसको बैलेंसिंग बोलते हैं, है ना, कि जो बिल्कुल नहीं बोल रहा है उसको बोले कि थोड़ा बोला कर, और जो चुप ही नहीं हो रहा है तो उसको बोले कि थोड़ा इसको। ठीक। इन दोनों में बात करते हैं अभी, है ना। ए और बी में कौन ज्यादा स्टेबल है? बी। कौन ज्यादा रिएक्टिव है? ए। दिख रहा है ना? ए और बी में किसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा है? एक। कौन ज्यादा हीट रिलीज करेगा? तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो ज्यादा हीट रिलीज करता है, या जो कम रिएक्टिव होता है वो ज्यादा हीट रिलीज करता है? जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो ज्यादा हीट रिलीज करता है, और जो ज्यादा स्टेबल होता है वो क्या करता है? कम एनर्जी रिलीज करता है। तो एग्जाम में कभी कभी ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी पूछ देता है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इस स्टेबिलिटी के ऑर्डर का अपोजिट होगा या सेम ऑर्डर फॉलो करेगा? अपोजिट होगा। दिख रहा है कि नहीं बे? एग्जाम में वो भी आ जाता, तो वो भी देख लेना, ठीक है। भाई द वे, कितने लोग ये ऑर्डर अपने मन से सही से लिख पाए थे, ये स्टेबिलिटी वाला? ये तो सबने सही सही लिखा होगा। ठीक। अगले वाले में मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी, है ना। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन लिख देता हूँ। करो। तो अल्फा हाइड्रोजन बराबर है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ऐसा थोड़ा लिखवा। मैं तुम लोगों की थोड़ी सी और हेल्प कर देता हूँ। सेकंड और थर्ड में बता देता हूँ। ये देख, सेकंड वाले में दोनों CH3 सेम साइड, और ये दोनों क्या हैं? अपोजिट साइड। तो ट्रांस वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? कम, क्योंकि और तो कुछ फैक्टर नहीं है। तो थर्ड और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल। अब बस तुम्हें फर्स्ट वाले को इसी में कहीं फिट करना है। या तो सेकंड से भी पहले, या थर्ड के भी बाद में, या सेकंड और थर्ड के बीच में। बोलना नहीं है, जब पूछे तो हाथ उठा। ठीक है, सोच लो बढ़िया से।
तो कितने लोगों को लगता है कि फर्स्ट वाले को सेकंड से भी ज़्यादा स्टेबल रखेंगे, सेकंड से भी पहले? हाथ उठाओ बे। कोई नहीं है। तू हाथ उठा रही है छोटा सा, तो पूरा हाथ उठाया कर, इसे यहाँ से दिखता नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि ये थर्ड से भी कम स्टेबल होगा, थर्ड से भी पीछे जाएगा? ओके। और कितने लोगों को लगता है कि सेकंड और थर्ड के बीच में रहेगा? तुझे क्या लगता है? कुछ कह नहीं सकते, बीच में रहेगा। रीजन है तेरे पास या ऐसे ही अंदर की आवाज से बोल रही? रीजन बता, किस वजह से तूने बीच में रखा है इसको? रीजन नहीं पता तो फिर तो कैसे बीच में कैसे बोल रही है? कुछ कुछ तो सोचा होगा। ऐसे ही बस अंदर से आवाज आई, अंदर से आवाज आई ना। यस। गट फीलिंग से आंसर देना बंद करो तो लोग। तुझे तो पता होगा पर तू बताएगी नहीं, नहीं। नहीं नहीं, तू रीजन बता, एकदम सही रीजन है, पर सही है रीजन तो बता, मुझे जानना है कि रीजन सही है कि नहीं। हाँ हाँ। ओके। हम्म। तो डाइपोल मोमेंट से स्टेबिलिटी क्या लेन देना है? ठीक है। तो जो फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी है वो सेकंड वाले से भी ज्यादा होती है, ठीक है। और स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग लगे कि यहाँ तो सी एस थ्री बहुत ही पास में है, तो यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा, और इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बहुत ही कम। ऐसा नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस एक ही एटम से जुड़े हुए ग्रुप्स के बीच में नहीं लगता है। स्टेरिक हिंड्रेंस हमेशा दो अलग अलग एटम्स से जुड़े हुए ग्रुप्स के बीच में होता है। यहाँ पे जो दोनों सी एस थ्री लगे हुए हैं, ध्यान से देख, एक ही एटम से जुड़े हैं। और इसको हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस की कैटेगरी में नहीं रखते, इसको हम लोग रखते हैं VS EPR की थियरी में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन की थियरी में, ठीक है। ये स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। तो फर्स्ट वाले को कौन ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहा है, वहाँ देखेंगे कि ऐसा करो, इन सबके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना, ठीक है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है बे? 6 सब में, तो कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? 7। तो 3 लोगों के साथ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बनेंगे टोटल? 21। पर तुम्हें 21 नहीं बनाना है, तुम्हें सिर्फ 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाने हैं, इन तीनों को छोड़ के, मतलब इसके अलावा एक और, एक और सबका एक एक हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर तीनों का बनाओ, 21 नहीं बनाना, ठीक है। बनाओ।
ये एक एक हाइपर कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर मैंने सबका बनाया, ध्यान से देख। अब यहाँ पर देख, सभी में कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? 7। दिख रहा है ना? सब में 7 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। अब नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर तो सब में सेम है, पर स्टेबिलिटी ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर। ये जो नेगेटिव चार्ज है, इसके बगल में क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है डोनेट में? कुछ नहीं करता है, तो स्टेबिलिटी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पे देख, नेगेटिव चार्ज है और इसके बगल में क्या लगा है? CH3। अब CH3 कैसा ग्रुप है? डोनेटिंग ग्रुप है, और डोनेटिंग ग्रुप एनायन की स्टेबिलिटी क्या करते हैं? कम करते हैं। यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, उसके बगल में क्या लगा है? CH3। ये भी स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इन दोनों की स्टेबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है, और इसकी स्टेबिलिटी कम नहीं हो रही है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा स्टेबल हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर किसके बन रहे हैं? फर्स्ट वाले के। और इसीलिए फर्स्ट वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। और कुछ लोग क्या करते हैं, इसको याद भी रखते हैं, क्योंकि तुम नीट वाले हो, ज़्यादातर याद करना ही पसंद करोगे। जब भी ग्रुप एक ही साइड लगे हो ना, एक ही कार्बन पे लगे हो, तो उसकी स्टेबिलिटी उसके मुकाबले ज़्यादा हो जाती है जिसमें कि दोनों साइड से लगे। ठीक है? चाहो तो याद कर सकते हो, पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है। याद करने वाला जो कॉन्सेप्ट है कि जब एक ही साइड से जुड़े रहेंगे तो ज़्यादा स्टेबल होगा, और अपोजिट साइड से जुड़े रहेंगे तो कम स्टेबल होगा, वो ट्रिक है। और ट्रिक हमेशा काम नहीं करती। ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या है? हाइपर कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर बनाओ और उसकी स्टेबिलिटी देखो। ठीक? तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। एक और दे रहे हैं, जल्दी से कर लो। करो।
कर लिया होगा। अबे कर लिया ना। अल्फा हाइड्रोजन बस गिनना है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है जरा देखो। इसमें कितने हैं? 4। इसमें 5 6। 1 मिनट। कितने लोगों को लगता है इसमें भी 4 अल्फा हाइड्रोजन है? 5 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो बाकी 5 6 कौन बोल रहा था? 7 अल्फा हाइड्रोजन। अभी समझ में आया या मैं गिन के दिखाऊं तुझे? क्या बोला उसने? समझ में नहीं आ रहा, मैं गिन देता हूं तेरे लिए। यहां, इधर, इधर। इस कार्बन पे तो कितने हो गए? 7। दो यहां भी तो है, इनको क्यों नहीं जोड़ा तूने? हाँ, इस इसको भी जोड़ देता। तो टोटल कितने हैं इसमें? 7। इसको कहाँ बना रहा है यार? और उसको बना भी रहा है और छोड़ भी दे रहा है। क्या करना चाहता? इसमें कितने हैं? 3। और इसमें कितने हैं? 4। सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड, और सबसे कम स्टेबल थर्ड। दिख रहा है ना? अब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट और फोर्थ में बराबर है ना, तो स्टेबिलिटी इनकी क्या होगी? अलग अलग होगी। ठीक है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? अरे यार, फर्स्ट और फोर्थ दोनों बोल रहे हैं। कितने लोगों को लगता है कि फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है? और कितने लोगों को लगता है फोर्थ वाला ज्यादा स्टेबल है? ठीक, तो अभी पढ़ा है जस्ट। फोर्थ वाला ज्यादा, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। फोर्थ वाला कम स्टेबल, क्योंकि इसमें जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं एक ही कार्बन पे लगे, और इसमें जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं अलग अलग कार्बन पे लगे। दिख रहा है ना? और नहीं तो तुम यहाँ से जो अल्फा हाइड्रोजन है उसका, इसको डिलोकलाइज करना, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा जहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन जब डिलोकलाइज करोगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा जहाँ पे एक डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ। ठीक है। तो दोनों से चाहे वो कर सकते हो। याद करना ज़्यादा कन्वीनियंट है तुम्हारे लिए, अल्फा हाइड्रोजन मत के वो मत बनाना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है। जब भी एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप लगे रहेंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो, 98% केस। ठीक है। जनरली, तुम कहोगे जनरली क्यों, ये तो हमेशा होना चाहिए। मान ले कि मैं यहाँ पे अगर NO2 लगा दूँ, तो ऐसे में इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। पर वो बहुत दूर की बात है। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट का एक्सेप्शन नहीं होता। ट्रिक याद करोगे तो एक्सेप्शन ही याद करना पड़ेगा। तो लोग क्या करना चाहते हो? बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हो कि ट्रिक याद करना चाहते हो? ट्रिक करना चाहते हो ताकि उसमें एक्सेप्शन रहे दुनिया भर का और तुम वो याद करके रखो। मैं दोनों पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं ट्रिक के नुकसान भी बता दूँ। ठीक है। तो इस ट्रिक का ये नुकसान है कि अगर वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 वगैरह जोड़ देंगे तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है। अब तुम देख लो उस पर कैसे कर सकते हो। लिखो अगला इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कौन बोला भाई टाइम हो गया? खड़ा हो जा। अरे तू खड़ा हो जा। हाँ हाँ। तो टाइम हो गया, चला जा फिर। अरे तूने बोला है। मारेगा ना। देख, ऐसा है कि एक तो शक्ल से ही तुझे पता चल जाता है कि, खैर अब मैं वो नहीं बोल सकता। पर
दूसरा मैंने बोलते हुए सुना है यार, अब मेरे ऊपर ऐसे मत इल्जाम लगा। और देखा भी मैंने वो, जब तूने बोला टाइम हो गया है, वो लिप सिंक्रोनाइज हो रहा था उससे, सारे वर्ड से। तो अब ये तो मत ही बोल, अब कैमरा थोड़े चेक कराएंगे। अ, सामने बोल रहा है ना कि टाइम हो गया, और फिर कह रहा है मैंने तो बोला ही नहीं। बैठ जा। इतना सफेद झूठ कैसे बोल लेते हो? मतलब एकदम साफ साफ बना कर दिया कि नहीं सर हमने तो किया ही नहीं। लिखो ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट फॉलोइंग पॉइंट्स, एट फॉलोइंग पॉइंट्स। इस क्वेश्चन को मैं करता हूं, ठीक है? ध्यान से देख, ये जो अपने CH3 यहाँ लगा हुआ है, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं इस अल्फा हाइड्रोजन को डिलोकलाइज करूं, तो इस जगह पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और ऐसे में ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसा दिख रहा है? ऐसे बनेगा ना, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलोगे, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है, और इस हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कि विड्रॉ कर रहा है? डोनेट कर रहा है। तो ये प्लस एच है कि माइनस एच? प्लस एच। प्लस एच माइनस एच बोलने का कोई सेंस नहीं है, यहाँ बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, ठीक है? अब हाइपर कंजुगेशन लग रहा है तो इसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। क्या ये नेगेटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज हो सकता है? अरे हो सकता है ना। तो ये पैरा पे भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज फर्दर डिलोकलाइज होगा तो फिर से ऑर्थो पे भी क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से करके कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे इसके? 4। और उन चारों के कुछ कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जो कि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज ले आएंगे। तो जो यहाँ पे CH3 लगा है, ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? एक तो प्लस आई लगा रहा है, पर साथ में क्या भी लगा रहा है? प्लस एच भी लगा रहा है, ठीक है? अब प्लस आई की वजह से, प्लस आई कहाँ कहाँ लगेगा? सब जगह, ठीक है? और प्लस एच कहाँ लगेगा? सिर्फ ए और सी पे। दिखाई दे रहा है? अबे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं जान रहा हूँ अंतिम समय चल रहा है, पर थोड़ा सा फोकस करके रखेंगे। समय समाप्त हो गया, मैं जानता हूँ कि समय समाप्त होने के बाद भी अगर टीचर खड़ा रहे यहाँ पे पढ़ाता रहे, तो बच्चों के मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं। इसके बावजूद भी मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मुझे जो पढ़ाने आया हूँ वो पढ़ा के जाना। ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर ए पर प्लस आई और प्लस से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, बी पर प्लस आई से डोनेट हो रहा है, सी पर भी प्लस आई प्लस एच से डोनेट हो रहा है, और डी पर डोनेट नहीं हो रहा है। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर होगी? डी पर। दिख रहा है? अच्छा, ए और सी पे प्लस आई के साथ साथ प्लस एच भी लग रहा है, पर बी पे सिर्फ क्या लग रहा है? प्लस आई। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें कहाँ होगी? बी पे। और ए और सी में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी? ए पर ज़्यादा होगी और सी पर कम। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो कौन से रिंग पे जाना पसंद करेगा? प्लेन बेंजीन रिंग पे या टॉल्यूइन पे? टॉल्यूइन पे जाना पसंद करेगा। इसका मतलब CH3 एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और CH3 में भी पर्टिकुलरली कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा पे। तो एक ऐसा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। समझ में आ रही है बात?
और इसीलिए CH3 जो होता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप दिखने में लगता है कि प्लस आई डोनेट कर रहा है, प्लस आई नहीं करता है, खाली प्लस H भी करता है, जिसकी वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ना कि ऑर्थो डायरेक्टिंग। ठीक है, अगर खाली प्लस आई होता तो कैसा डायरेक्टिंग होता? ऑर्थो डायरेक्टिंग। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो पे सबसे ज़्यादा होता। तकलीफ में हो गया? हाँ, पहली बार पढ़ रहे होंगे तो तकलीफ तो होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं।